साथियों, जय भीम। साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि बाबा साहब द्वारा लिखित जो साहित्य रचना है उसे छोटे छोटे वीडियो कंटेंट के रूप में आप तक पहुंचाऊं। इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने एक वक्तव्य, एक स्पष्टीकरण पेश करूंगा जो बाबा साहब ने पिछड़ी जातियों और हिंदू कोड बिल के पास ना होने के कारण अपना इस्तीफा, अपना त्यागपत्र मंत्रिमंडल से दे दिया था। तो बाबा साहब ने उस वक्तव्य के स्पष्टीकरण में क्या कुछ लिखा, क्या कुछ कहा था, चलिए आज उसको जानते हैं। यह वक्तव्य अंबेडकर फुल वॉल्यूम नंबर 32 के एंड में, लास्ट में आपको मिलेगा यह। तो चलिए जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मंत्रिमंडल से अपने त्याग पत्र के स्पष्टीकरण स्वरूप संसद में जो दिया गया था वक्तव्य, चलिए आज उसके बारे में जानते हैं। नई दिल्ली 10 अक्टूबर 1991। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय से प्राप्त डॉक्टर अंबेडकर के कागजातों में मिले, जिसे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रेस में जारी किया गया था, उस प्रति का पुनः प्रकाशन किया गया। अध्यक्ष द्वारा लोकसभा में डॉक्टर अंबेडकर को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए उन्होंने सदन का परित्याग कर दिया था और अपने वक्तव्य की प्रतियां संसद के सदस्यों और प्रेस में वितरित कर दी गई थी। वक्तव्य। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन यदि सरकारी तौर पर नहीं तो गैर सरकारी तौर पर जानता है कि मैं मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं रहा हूं। मैंने गुरुवार 27 सितंबर को प्रधानमंत्री के समक्ष अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया था तथा मुझे तत्काल कार्यभार मुक्त करने के लिए मैंने उनसे कहा था। प्रधानमंत्री सहृदय थे, जो उन्होंने उसके दूसरे दिन ही त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। यदि मैं शुक्रवार 28 तारीख के पश्चात मंत्री पद पर रहा तो केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री ने मुझसे इस पद पर सत्र के अंत तक बने रहने का अनुरोध किया था। एक निवेदन जिसका संवैधानिक परिपाटी के अनुसार मैं अनुपालन करने के लिए बाध्य था। हमारी कार्यविधि के नियम एक मंत्री को जो अपने कार्यकाल से त्यागपत्र देता है, उसके त्यागपत्र देने के स्पष्टीकरण के रूप में उसे निजी वक्तव्य देने की आज्ञा प्रदान करते हैं। मेरे कार्यकाल के कार्यकाल के दौरान मंत्रिमंडल के बहुत से सदस्यों ने त्यागपत्र दिया। यद्यपि मंत्रियों ने इस विषय में कोई एकरूप पद्धति रही है कि उन्होंने अपना वक्तव्य सहित त्यागपत्र दिया हो, कुछ अपना वक्तव्य दिए बिना चले गए और अन्य अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के पश्चात गए। बहुत दिनों से मैं दुविधा में था कि कौन सा मार्ग अपनाऊं। सभी परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वक्तव्य देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, परंतु त्यागपत्र दे चुके एक सदस्य का सदन के प्रति ऋणी होने पर यह एक कर्तव्य है। सदन को यह जानने का अवसर नहीं मिल पाता है कि मंत्रिमंडल आंतरिक स्तर पर किस प्रकार कार्य करती है। क्या वहाँ आपसी सद्भाव अथवा वैमनस्य है?
केवल सामान्य कारण से ही कि मंत्रिमंडल में एक संयुक्त उत्तरदायित्व होता है, जिसके अंतर्गत एक अल्पमत वाला सदस्य अपने मतभेद प्रकट करने का हकदार नहीं होता है। तदनुसार सदन यही सोचता रहता है कि कैबिनेट के सदस्यों के मध्य कोई भी मतभेद नहीं है, जबकि वास्तविक दृष्टि से देखें तो एक विरोध बना रहता है। इसलिए एक सेवानिवृत्त हो रहे मंत्री का यह कर्तव्य है कि वह सदन को सूचित करते हुए एक वक्तव्य दे कि वह क्यों जाना चाह रहा है और वह आगे भी संयुक्त उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए इस पद पर बने रहने के योग्य क्यों नहीं है। द्वितीय यह है कि यदि एक मंत्री स्पष्टीकरण दिए बिना ही चला जाता है तो लोग यह संदेह करेंगे कि या तो उस मंत्री के आचरण में, उसकी लोक क्षमता अथवा उसकी निजी क्षमता में कुछ खोट है। मैं सोचता हूँ कोई मंत्री ऐसी संदेहात्मकता उत्पन्न करने के लिए अपना कक्ष नहीं त्यागेगा। अतः केवल एक ही सुरक्षित मार्ग है और वह है वक्तव्य देना। तृतीय, हमारे अपने समाचार पत्र हैं, उनकी अपनी सदियों पुरानी कभी किसी एक के और कभी दूसरे के विरुद्ध पक्षपात करने की नीति है। उनके निर्णय यदा कदा ही गुणों पर आधारित होते हैं। जब भी उन्हें खाली स्थान मिलता है वे उस त्याग पत्र के लिए ऐसी पृष्ठभूमि प्रदान कर रिक्त स्थान भरने में प्रवृत्त हो जाते हैं जो कि वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती है, परंतु वह उन पर अधिक प्रकाश डालती है जिसका पक्ष लेना होता है, और जिसका पक्ष नहीं लेना होता है उस पर गलत प्रकाश डालती है। मैं देखता हूँ कि ऐसा ही कुछ मेरे विषय में भी घटित हुआ है। इन्हीं कारणों के फलस्वरूप मैंने जाने से पूर्व वक्तव्य देने का निर्णय लिया है। इस बात को अब 4 वर्ष 1 महीना और 26 दिन हो गए हैं जब प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री का कार्यालय संभालने के लिए मुझे बुलाया था। यह प्रस्ताव मेरे लिए एक बहुत बड़ी अप्रत्याशित घटना थी। मैं विरोधी शिविर में था और जब अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार गठित हुई थी तो मुझे पहले ही अयोग्य ठहराया जा चुका था। मैं यह अनुमान लगाता रहा कि प्रधानमंत्री के रवैये में उस बदलाव का क्या कारण हो सकता था। मेरे अपने संदेह थे। मैं यह नहीं जान सकता था कि उन लोगों के साथ किस प्रकार से निभा पाऊंगा जो मेरे कभी भी मित्र नहीं रहे। मुझे संदेह था कि क्या मैं कानून मंत्री की हैसियत से कानूनी ज्ञान और कुशाग्र बुद्धि के आदर्श को बरकरार रख सकूंगा जो कि उनके द्वारा रखा गया है, जिन्होंने मुझे भारत सरकार के कानून मंत्री का पद दिया है। परंतु मैंने अपने शंकाओं को एक ओर रखते हुए इस आधार पर प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि मुझसे जब भी हमारे देश को सुदृढ़ बनाने के लिए कहा जाएगा मैं अपना सहयोग देने से मना नहीं करूंगा। मंत्रिमंडल के सदस्य और कानून मंत्री की हैसियत से मेरा कार्य निष्पादन कैसा रहा, मुझे यह अवश्य अन्य लोगों पर निर्णय लेने के लिए छोड़ देना चाहिए। अब मैं उस विषयों का संदर्भ ग्रहण करूंगा जिन्होंने मेरे सहयोगियों से मुझे अलग कर दिया। काफ़ी समय पूर्व से ही बहुत सी वजहों के कारण जाने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। मैं सर्वप्रथम केवल व्यक्तिक प्रकार के और विषयों का ही उल्लेख करूंगा जिन्होंने त्यागपत्र देने के लिए मुझे न्यूनतम प्रेरित किया। वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य होने के फलस्वरूप मैं जानता था कि कानून मंत्रालय की प्रशासनिक तौर पर महत्ता नहीं है। इसमें भारत सरकार की नीति बनाने के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। हम इसे खाली साबुनदानी कहा करते थे जो सिर्फ
पुराने वकीलों की क्रीड़ा हेतु उचित था। जब प्रधानमंत्री ने मेरे पास प्रस्ताव भेजा तो मैंने उन्हें बताया था कि मेरी शैक्षणिक योग्यतानुसार तथा अनुभव के आधार पर एक वकील होने के नाते मैं कोई भी प्रशासनिक विभाग चलाने में सक्षम हूँ और पुरानी वायसराय की कार्यकारी परिषद में मैं 2 प्रशासनिक समविभागों को, जो कि श्रम और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है, देख रहा हूँ, जहाँ पर मेरे द्वारा बहुतायत रूप से परियोजनाओं को योजनाबद्ध किया जाता है और यह प्रशासनिक संविभाग की तरह का ही है। प्रधानमंत्री ने सहमति जताते हुए कहा कि वे कानून मंत्रालय के अतिरिक्त योजना विभाग भी मुझे सौंप देंगे, जिसका वे निर्माण करने को उद्यत है। दुर्भाग्यवश योजना विभाग अधिक विलंब से अस्तित्व में आया और जब यह आया मैं जा चुका था। मेरे समय में बहुत से विधान एक मंत्री से दूसरे मंत्री को स्थानांतरित हुए। मैंने सोचा था उनमें से किसी एक के लिए मेरे बारे में भी विचार किया जाएगा, परंतु सदैव ही मुझे विचारार्थ नहीं लिया गया। बहुत से मंत्रियों को 2 या 3 मंत्रालय दिए गए, जिससे उन पर अत्यधिक कार्यबोझ बढ़ गया। अन्य मेरी तरह और भी अधिक काम चाहते रहे। मेरा यहाँ तक कि अस्थायी तौर पर तब भी विभाग संभालने के लिए विचार नहीं किया गया था, जब प्रभारी मंत्री कुछ दिनों के लिए विदेश चले गए थे। यह समझना कठिन है कि सरकारी कार्य के वितरण में वह कौन सा सिद्धांत है जिसे प्रधानमंत्री अपना रहे हैं। क्या यह सक्षमता है? क्या यह विश्वास है? क्या यह मैत्री है या क्या यह आज्ञाकारिता है? मुझे यद्यपि कैबिनेट की मुख्य समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया गया था, जैसे कि विदेश मामलों की समिति या रक्षा समिति। जब आर्थिक मामलों की समिति गठित की गई थी तो मुझे लगा था कि इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि मैं अर्थव्यवस्था एवं वित्त का प्राथमिक छात्र रहा हूँ, मुझे इस समिति में नियुक्त किया जाएगा, परंतु मुझे छोड़ दिया गया। जब प्रधानमंत्री इंग्लैंड जा चुके थे तब मुझे मंत्रिमंडल द्वारा इसमें नियुक्त किया गया, परंतु जैसे ही वे वापस लौटकर आए उन्होंने मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के अपने बहुत से प्रयासों में से एक के अंतर्गत मुझे निकाल दिया। इसके परिणाम स्वरूप पुनर्गठन में समिति में मेरा नाम सम्मिलित किया गया, परंतु वह मेरे प्रतिवाद के फलस्वरूप किया गया था। प्रधानमंत्री, मुझे विश्वास है इस बात पर सहमत होंगे कि मैंने कभी भी इस संबंध में उनसे कोई शिकायत नहीं की है। मैं कभी भी मंत्रिमंडल में राजनीतिक शक्ति के खेल या जब भी कोई स्थान रिक्त हुआ उस समय विभागों की छीना झपटी के खेल के दलों में नहीं रहा हूँ। मैं सेवा में विश्वास रखता हूँ, उस पद पर सेवा में जिसे प्रधानमंत्री ने, जो मंत्रिमंडल के प्रमुख है, मुझे योग्य समझकर सौंपा। इसलिए मेरा यह सोचना मेरे लिए पूर्णतः अमानवतापूर्ण होगा कि मेरे साथ उचित नहीं किया गया। अब मैं दूसरे विषय का उल्लेख करूंगा जिससे मैं सरकार से असंतुष्ट रहा। यह पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के साथ किए जा रहे बर्ताव से संबंधित है। पिछड़ी जाति यानी कह सकते हैं ओबीसी। मैं अत्यधिक दुखी था कि संविधान में पिछड़ी जातियों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय शामिल नहीं किए गए हैं। बाबा साहब ने पिछड़ी जाति के लिए उसी समय काम करना शुरू कर दिया था ओबीसी के लिए, और जब ओबीसी के लिए काम आगे नहीं बढ़ा तो एक वह भी कारण था कि बाबा साहब ने अपने पद से, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। ये कार्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक आयोग की सिफारिशों के आधार पर
कार्यकारी सरकार द्वारा किया जाना था। संविधान को पारित किए 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, परंतु सरकार ने अब तक पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति तक के संबंध में नहीं सोचा है। वर्ष 1946 में जिस दौरान मैं कार्यालय से बाहर रहा, मेरे लिए और अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक सुरक्षा के उपाय के मामलों में किए गए वायदों से नई शक्ति का संचार हुआ और अनुसूचित जाति को यह ज्ञात नहीं था कि संविधान समिति उस आधार पर क्या करेगी। इस उत्सुकता के दौर में मैंने अनुसूचित जाति की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की, लेकिन मैंने इसे प्रस्तुत नहीं किया। मैंने अनुभव किया था कि संविधान समिति तक उसका इंतजार करना और आगामी संसद को यह विषय लेने के लिए अवसर प्रदान करना यथोचित होगा। संविधान में किए गए अनुसूचित जाति की स्थिति की सुरक्षा के प्रबंध मुझे संतोषजनक नहीं लगे, तो भी मैंने उन्हें उस आशा से मान लिया कि चाहे वे जैसे भी थे, सरकार उनको प्रभावी बनाने में मजबूती दिखाएगी। आज अनुसूचित जाति की क्या स्थिति है? जहाँ तक मुझे दृष्टिगोचर होता है, उनकी स्थिति पूर्ववत है। वही पुरातन अत्याचार, वही पुराना उत्पीड़न, वही प्राचीन भेदभाव जो पहले विद्यमान था अभी भी विद्यमान है और संभवतः सबसे अधिक बुरी दशा में है। मैं ऐसे सैकड़ों मामले बता सकता हूं जहां अनुसूचित जाति के दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लोग, सवर्ण हिंदू और पुलिस, जिसने उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और किसी भी प्रकार की सहायता से मना कर दिया, के विरुद्ध अपनी दुख भरी गाथा लेकर मेरे पास आए हैं। मुझे यह सोचकर आश्चर्य होता है कि भारत के अनुसूचित जाति के लोगों की दुर्दशा के समान दुनिया में कहीं और भी क्या अन्य लोगों की ऐसी दशा है। मैंने ऐसी स्थिति अन्य किसी की भी नहीं पाई है। और फिर भी अनुसूचित जाति को कोई भी राहत प्रदान क्यों नहीं की गई है? इसकी तुलना में सरकार मुसलमानों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती प्रतीत होती है। प्रधानमंत्री का संपूर्ण समय एवं ध्यान मुसलमानों के संरक्षण के लिए समर्पित हो जाता है। मैं किसी को भी कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी नहीं। मेरी इच्छा है भारत के मुसलमानों को जहाँ जिस और जैसा चाहिए उन्हें मिलना चाहिए, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मुसलमान लोग ही केवल ऐसे हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भारतीय ईसाइयों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? इन समुदायों के लिए उन्होंने क्या चिंता दर्शाई? जहाँ तक मुझे ज्ञात है अन्य कोई भी नहीं, केवल इन समुदायों को ही मुसलमानों से अत्यधिक देखरेख और ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की गई उपेक्षा पर उत्पन्न हुए रोष को मैं दबाकर नहीं रख सकता था और एक अवसर पर अनुसूचित जाति की सार्वजनिक सभा में मैंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर ही दिया। माननीय गृह मंत्री द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था कि मेरे द्वारा लगाया गया आरोप कि अनुसूचित जाति को उस नियम के अंतर्गत लाभ प्रदान नहीं किया जिससे उन्हें 12% प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, क्या सही है? इस प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह मंत्री यह कहते हुए आनंदित थे कि मेरा आरोप निराधार है। मुझे सूचना मिली थी कि किन्हीं कारणों वश संभवतः उनके मन में संदेह की पुष्टि के लिए ऐसा किया गया हो। उन्हें भारत सरकार के विभिन्न विभागों में यह पूछने के लिए कि सरकारी सेवा में हाल ही में कितने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की भर्ती की गई है, दौरे पर जाना पड़ा। मुझे सूचना मिली कि अधिकांशतः विभागों ने पूर्ण नकारात्मक अथवा लगभग नकारात्मक उत्तर दिया। यदि मुझे प्राप्त सूचना सही है तो माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के एवज में मुझे कोई टीका टिप्पणी
करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी बाल्यावस्था से ही मैंने स्वयं को अनुसूचित जाति के, जिसमें मेरा जन्म हुआ था, उत्थान एवं समर्पित कर दिया था। यह बात नहीं है कि मेरे मार्ग में कोई प्रलोभन नहीं थे। यदि मैं अपने ही हितों के बारे में सोचता तो मुझे वह सब मिल जाता जिसकी भी मैं इच्छा रखता, और यदि मैं कांग्रेस में चला गया होता तो उस दल में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया होता। परंतु जैसा कि मैंने कहा कि मैं स्वयं को अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था, मैंने स्वयं को अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था, और मैंने उस कहावत को अपनाया जो कि कहती है कि यदि आप किसी उद्देश्य के बारे में उत्साही होना चाहते हैं और उस उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपके लिए संकीर्ण विचारधारा वाला बनना ही अधिक उचित है। इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे यह देखकर कितना दर्द हुआ होगा कि अनुसूचित जाति का उद्देश्य बहिष्कृत कर कुछ नहीं के कूड़ेदान में डाल दिया गया है। तीसरा विषय जिसने मुझे केवल असंतोष का ही नहीं बल्कि वास्तविक चिंता, यहाँ तक की आशंका का भी कारण प्रदान किया, देश की विदेश नीति है। कोई भी जिसने भारत के प्रति अन्य देशों के व्यवहार सहित हमारी विदेश नीति के पाठ्यक्रम का अनुकरण किया है, यह स्पष्ट रूप से समझने में असफल नहीं हो सकता है कि हमारे प्रति उनके रवैये में अचानक परिवर्तन आ गया है। 15 अगस्त 1947 को जब हमने एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने जीवन का आरंभ किया था तो ऐसा कोई भी देश नहीं था जिसने हमारे लिए बुरी कामना की हो। प्रत्येक देश हमारा मित्र था। आज 4 वर्षों के पश्चात हमारे सभी मित्र हमें छोड़ गए हैं। हमारा कोई मित्र नहीं रह गया है, हमने स्वयं ही विमुख कर दिया है। यानी उस समय की विदेश नीति भी उतनी प्रभावकारी नहीं थी, बाबा साहब ये बताना चाह रहे हैं। हम अकेली लीक पर चल रहे हैं, कोई और नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र में हमारे संकल्प में हमारे साथ खड़ा हो सके। मैं जब भी हमारी विदेश नीति के संबंध में सोचता हूँ मुझे याद पड़ता है बिस्मार्क और बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा था। बिस्मार्क ने कहा था कि राजनीति आदर्श की अनुभूति का खेल नहीं है, राजनीति संभव होने का खेल है। बर्नार्ड शॉ ने यह बहुत समय पहले नहीं कहा था कि सही आदर्श उचित है, परंतु किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुत अधिक अच्छा होना अक्सर खतरनाक होता है। हमारी विदेश नीति दुनिया के 2 सबसे महान व्यक्तियों द्वारा कहे गए इन सत्य वचनों से पूर्णतः उलट है। हमारे लिए कितनी खतरनाक रही है स्थिति, यह असंभव को कर दिखाने वाली नीति और बहुत अच्छी होते हुए जो कि व्याख्यायित की गई है हमारे सोर्स पर विशाल निष्कासन द्वारा, हमारी सेना व्यय द्वारा, हमारे लाखों भूखों के लिए भोजन जुटाने के द्वारा तथा हमारे देश के औद्योगिकरण के लिए सहायता देने के द्वारा, हमारे वार्षिक वसूले गए राजस्व के 350 करोड़ रुपयों में से 180 करोड़ रुपए हम फौज पर खर्च करते हैं। यह एक बड़ा व्यय है जिसका मुश्किल से ही कोई सानी है। यह विशाल व्यय हमारी विदेश नीति का ही सीधा परिणाम है। हमें स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए पूर्ण बिल को कार्यान्वित करना चाहिए क्योंकि हमारे कोई मित्र नहीं है। जिस प्रकार किसी आपत्ति काल के समय में जो कभी भी उत्पन्न हो सकता है, मदद के लिए हम पर निर्भर रह सके। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या यह विदेश नीति का उचित ढंग है। पाकिस्तान से हमारा झगड़ा हमारी विदेश नीति का एक अंग है जिसके संबंध में मैं गहरा असंतोष अनुभव करता हूँ। वे 2 आधार जिसने पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में
रुकावटें डाली है, एक कश्मीर और दूसरा पूर्वी बंगाल में हमारे लोगों की दशा है। मेरा मानना था कि हमें पूर्वी बंगाल पर कश्मीर से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां के बारे में सभी समाचार पत्रों से हमारे लोगों की असहनीय दुर्दशा का पता चलता है। इसके बावजूद भी हम कश्मीर के मुद्दे पर अपना सब कुछ दांव पर रख रहे हैं। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि हम एक अवास्तविक मुद्दे पर लड़ रहे हैं। जिस मामले पर हम झगड़ रहे हैं वह अधिकतर समय यही रहता है कि कौन सही है और कौन गलती कर रहा है। मेरे दिमाग में कौन सही है यह वास्तविक मुद्दा नहीं है, बल्कि क्या सही होना चाहिए यह है। इसको मुख्य प्रश्न मानते हुए मेरा दृष्टिकोण सदैव यही रहा है कि इसका उचित समाधान कश्मीर का विभाजन है। हिंदू और बौद्धों का इलाका भारत को दे दो और मुसलमानों का इलाका पाकिस्तान को दे दो, जैसा कि हमने भारत के मामले में किया था। हमें वास्तव में कश्मीर के मुसलमानों के इलाके से कोई सरोकार नहीं है। यह मसला तो कश्मीर के मुसलमानों और पाकिस्तान के बीच का है। वे उसका अपनी इच्छानुसार जैसा चाहेंगे निर्णय ले लेंगे। अन्यथा यदि आप चाहते हैं तो इसको 3 भागों में विभाजित कर दें, युद्ध स्थगन क्षेत्र, घाटी और जम्मू लद्दाख क्षेत्र, और केवल घाटी में जनमत। पर मुझे इस बात से डर है कि प्रस्तावित जनमत संग्रह में, जिसे कि पूर्णतः जनमत होना चाहिए, कश्मीर के हिंदू और बौद्धों पर उनकी इच्छाओं के विपरीत बहुत संभव है कि पाकिस्तान ले लिया जाए और हमें उसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगी जैसा हम आज पूर्वी बंगाल के संबंध में कठिनाइयों का कर रहे हैं। अब मैं चौथे विषय के संबंध में जिक्र करूंगा, जिसका मेरा त्यागपत्र देने से पर्याप्त उचित संबंध है। मंत्रिमंडल तो समिति द्वारा पूर्व ही ले लिए गए निर्णयों के पंजीकरण और रिकॉर्डिंग का कार्यालय मात्र है। जैसा मैं कह चुका हूँ, मंत्रिमंडल अब समितियों द्वारा कार्य करता है। एक रक्षा समिति, एक विदेश समिति है। विदेशों से संबंधित सभी मामले इसके द्वारा ही निपटाए जाते हैं। रक्षा से संबंधित सभी मामले रक्षा समिति द्वारा निपटाए जाते हैं। उनके द्वारा मंत्रिमंडल के वही सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। मैं इन दोनों में से किसी भी समिति का सदस्य नहीं हूँ। वे लोह जाल के पीछे से कार्य करते हैं। अन्य लोग जो इसके सदस्य नहीं हैं, उन्हें नीति निर्धारण में भाग लेने का अवसर मिले बिना ही केवल संयुक्त उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होता है। यह एक असंभव स्थिति है। अब मैं उस विषय को लूँगा जिसने मुझे अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए बाध्य किया कि मुझे त्यागपत्र दे देना चाहिए। यह हिंदू संहिता विधेयक के संबंध में किया गया व्यवहार था, यानी हिंदू कोड बिल के संबंध में। यह विधेयक सदन में 11 अप्रैल 1947 को प्रस्तुत किया गया था। 4 वर्ष जीवित रहने के पश्चात इसे विफल कर दिया गया और उसकी 4 धाराएं पारित करने के पश्चात इसे खामोशी से खत्म होने दिया गया। जब यह सदन के समक्ष रखा था, यह मनमौजी ढंग से टिका रहा। पूरे 1 वर्ष तक सरकार ने इसको प्रवर समिति को सौंपने की आवश्यकता नहीं समझी। 19 अप्रैल 1948 को इसे प्रवर समिति को सौंपने की आवश्यकता नहीं समझी। 19 अप्रैल 1948 को इसे प्रवर समिति को निर्देशित किया गया। सदन में 12 अगस्त 1948 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 31 अगस्त 1948 को रिपोर्ट पर विचार करने का प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा गया। यह प्रस्ताव मात्र इसलिए था कि विधेयक को कार्यसूची में रखा जाना चाहिए। इस प्रस्ताव पर तब तक चर्चा शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई थी जब तक कि फरवरी सत्र 1949 आरंभ नहीं हो गया। उसके बावजूद भी इस पर सिलसिलेवार चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसे 100 महीनों में बांट दिया गया था। फरवरी में 4 दिन, मार्च में 1 दिन और अप्रैल 49 में 2 दिन। इसके पश्चात दिसंबर 49 में इस विधेयक को 1 दिन दिया गया
यथा 19 दिसंबर को दिया गया, जिस दिन सदन ने मेरे इस प्रस्ताव को मान लिया था कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाएगा। ऐसी चयन समिति की रिपोर्ट थी। सन 1950 में विधेयक को कोई समय नहीं दिया गया। अगली दफा विधेयक सदन के समक्ष 5 फरवरी 1991 को रखा गया, जब विधेयक को धारानुसार विचार विमर्श हेतु लिया गया। केवल 5, 6 और 7 फरवरी 3 दिन ही विधेयक को दिए गए और वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि यह विद्यमान संसद का अंतिम सत्र था, इसलिए मंत्रिमंडल को इस पर विचार करना था कि क्या हिंदू संहिता विधेयक को इस संसद में ही पूरा विचारार्थ लिया जाए अथवा नई संसद के लिए छोड़ दिया जाए। मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इसको इस संसद में पूर्ण रूप से ले लिया जाए। इसलिए विधेयक को कार्यसूची में सम्मिलित किया गया और 17 सितंबर 1951 को प्रत्येक धारानुसार विचार विमर्श हेतु लिया गया। जब चर्चा जारी थी तो प्रधानमंत्री ने एक नया प्रस्ताव पेश कर दिया, यथा पूरे विधेयक को उपलब्ध समय में ना लिया जाए और यह वांछनीय था कि बजाय इसके कि विधेयक को पूरा ही विफल हो जाने दिया जाए, इसके एक भाग को कानून के रूप में लागू किया जाए। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा आघात था, परंतु मैं सहमत हो गया। एक कहावत के अनुसार जो कहती है कि जब पूरा का पूरा ही समाप्त हो रहा हो तो यह अधिक अच्छा होगा कि कुछ भाग को बचा लिया जाए। प्रधानमंत्री का सुझाव था कि हमें विवाह एवं तलाक भाग का चुनाव कर लेना चाहिए। विधेयक अपने बहुत अधिक संक्षिप्त रूप से चलता गया। 2 या 3 दिन तक एक विधेयक पर चर्चा के पश्चात प्रधानमंत्री एक अन्य प्रस्ताव लेकर आ गए। इस बार उनका प्रस्ताव था कि पूरे विधेयक को यहाँ तक कि विवाह व तलाक भाग को भी छोड़ दो। यह मेरे लिए एक बहुत ही गहरा सदमा था। एक आकस्मिक घटना, मैं हक्का बक्का रह गया था और कुछ भी नहीं कह सका था। मैं यह मानने को तैयार नहीं था कि इस अत्यधिक संक्षिप्त विधेयक को छोड़ने का कारण केवल समय का अभाव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संक्षिप्त विधेयक इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि अन्य और अधिक ताकतवर मंत्रिमंडल के सदस्य अपने अपने विधेयकों के लिए वरीयता चाहते थे। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयकों को और प्रेस विधेयक को हिंदू संहिता के इतने छोटे स्वरूप में हो जाने के बावजूद भी उस पर वरीयता कैसे दी गई है। ऐसा नहीं है कि परिनियम पुस्तक में अलीगढ़ विश्वविद्यालय अथवा बनारस विश्वविद्यालय का प्रबंध करने के लिए कोई कानून नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि यदि इस सत्र में इस विधेयक को पारित नहीं किया जाता तो ये विश्वविद्यालय ढह जाते या जीर्ण शीर्ण हो जाते। ऐसा नहीं था कि प्रेस विधेयक अति आवश्यक था। परिनियम पुस्तिका में पहले ही कानून उल्लिखित था और विधेयक को रोका जा सकता था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रधानमंत्री में यद्यपि निष्कपटता बरतते हुए भी हिंदू संहिता विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक गंभीरता और दृढ़ता नहीं है। इस विधेयक के संबंध में मुझे सर्वाधिक मानसिक यातना से होकर गुजरना पड़ा। मुझे दल की कार्यप्रणाली द्वारा सहायता नहीं मिली। प्रधानमंत्री ने वोट की स्वतंत्रता प्रदान की, जो कि दल के इतिहास में एक असाधारण घटना थी। मैंने इसका बुरा नहीं माना, परंतु मुझे 2 बातों की अपेक्षा थी। मैंने एक दल नियंत्रक की अपेक्षा की थी जो भाषण का समय सीमित रखे और मुख्य सचेतक जो पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात इसकी समाप्ति के निर्देश दे सके। समय सीमित रखते हुए एक नियंत्रक द्वारा विधेयक को पूर्ण किया जा सकता था। जब वोट की स्वतंत्रता दी गई थी तो भाषणों पर भी समय सीमित किए जाने के लिए एक सचेतक दिए जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं की जा सकती थी, परंतु इस प्रकार का कोई सचेतक कभी भी
नहीं दिया गया था। संसदीय मामलों के मंत्री जो हिंदू अधिनियम के संबंध में दल के मुख्य सचेतक है का आचरण कम से कम कहूँ सर्वाधिक असाधारण रहा है। वे अधिनियम के पूर्णतः विरोधी रहे हैं और वे कभी भी समापन प्रस्ताव रख कर मेरी सहायता करने के लिए उपस्थित नहीं रहे। कई दिनों और कई घंटों तक एक ही धारा पर अड़ंगेबाजियां चलती रही थी, परंतु मुख्य सचेतक, जिसका कार्य सरकारी समय की किफ़ायत करना और सरकारी कारोबार को आगे बढ़ाना है, इरादतन नियमित रूप से अनुपस्थित रहते थे जब हिंदू अधिनियम सदन में विचारार्थ लिया जाता था। मैंने मुख्य सचेतक का प्रधानमंत्री के प्रति निष्ठाहीन होने का और प्रधानमंत्री का निष्ठाहीन मुख्य नियंत्रक के प्रति निष्ठावान होने का ऐसा पक्षवाद कभी नहीं देखा। ऐसा असंवैधानिक व्यवहार बरतते हुए भी मुख्य सचेतक वास्तव में प्रधानमंत्री के कृपा पात्र हैं। उनकी निष्ठाहीनता के बावजूद भी दल संगठन में उनकी पदोन्नति की गई। इस प्रकार के वातावरण में कार्यरत रहना संभव नहीं था। यह कहा जा सकता है कि विधेयक इसलिए अस्वीकृत हो गया क्योंकि विरोधी पक्ष प्रबल था। विरोधी दल कितना प्रबल था? विधेयक पर तो दल में कई बार चर्चा की जा चुकी थी और विपक्षियों द्वारा ही इसके खंड बनाए गए थे। प्रत्येक समय विरोधकर्ताओं को मार्ग से हटाया गया था। अंतिम बार जब विधेयक को दल की बैठक में प्रस्तुत किया गया था तो 120 सदस्यों में से केवल 20 सदस्य ही इसके विरोधी पाए गए थे। जब विधेयक को विचार विमर्श हेतु दल में प्रस्तुत किया गया तो लगभग 3 घंटों के समय में 44 धाराएं पारित कर दी गई थी। इससे यह प्रकट होता है कि दल में विधेयक के प्रति कितना विरोध किया गया था। स्वयं सदन में भी विधेयक का 3 धाराओं 2, 3 व 4 पर विभाजन हो गए थे। प्रत्येक समय इसके समर्थन में, यहाँ तक कि धारा 4 पर भी, जो कि हिंदू अधिनियम की आत्मा, अत्यधिक बहुमत मिला था। इसी कारण से मैं प्रधानमंत्री के समयाभाव के कारण विधेयक को छोड़ देने के निर्णय को मानने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं था। मैं अपने त्यागपत्र के संबंध में यह विस्तृत स्पष्टीकरण देते हुए अनुग्रहित हूँ क्योंकि कुछ लोगों का अनुमान था कि मैं अपनी अस्वस्थता के कारण जा रहा हूँ। इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव का मैं खंडन करता हूँ। मैं ऐसा अंतिम व्यक्ति होऊंगा जो अस्वस्थता के कारण अपने कर्तव्य को त्याग देगा। संभवतः यह भी कहा गया था कि मेरा त्यागपत्र समय व्यतीत हो जाने के पश्चात दिया गया था और यदि मैं सरकार की विदेश नीति से और पिछड़ी जातियों व अनुसूचित जातियों के प्रति किए जा रहे बर्ताव से असंतुष्ट था तो मुझे पहले ही पद त्याग देना चाहिए था। यह आरोप शायद उचित प्रतीत होता है, परंतु मेरे पदासीन बने रहने के कारण थे। प्रथम स्थान पर है कि अधिकांश समय मैं मंत्रिमंडल का सदस्य रह चुका हूं और मैं संविधान की रचना करने में व्यस्त रहा हूं। 26 जनवरी 1950 तक मेरा पूर्ण ध्यान संविधान पर ही लगा रहा। तदुपरांत मैं जनप्रतिनिधि विधेयक तथा सीमांकन आदेशों में व्यस्त रहा। हमारे विदेशी मामलों को देखने के लिए तो मुझे मुश्किल से ही समय मिला होगा। इस कार्य को अधूरा छोड़कर जाना मुझे उचित विचार नहीं लगा था। द्वितीय स्थान पर यह था कि मैंने हिंदू अधिनियम के लिए पद पर बने रहना आवश्यक समझा था। कुछ लोगों के विचार से हिंदू अधिनियम के लिए पद पर बने रहना संभवतः अनुचित हो। मैंने इसे दूसरे दृष्टिकोण से लिया था। हिंदू अधिनियम इस देश में विधानमंडल द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा सामाजिक सुधार था। इसकी महत्ता की तुलना में भारतीय विधानमंडल द्वारा ऐसा कोई भी कानून पहले ना तो पारित किया गया था और ना ही भविष्य में कोई पारित किए जाने की संभावना है। वर्ण भेद, लिंग भेद जो हिंदू समाज की आत्मा है, उसको छोड़ते हुए और आर्थिक समस्याओं से संबंधित कानून पारित करते जाना
अपने संविधान का ही मजाक उड़ाना है और यह कूड़े के ढेर पर महल बनाने जैसा है। इसी अभिप्राय को मैंने हिंदू संहिता के साथ जोड़ा है। यद्यपि मतभेद होते हुए भी मैं इसी के लिए पद पर बना रहा था। अतः यदि मैंने कुछ गलत कर दिया है तो वह भी कुछ अच्छा कर सकने की आशा से किया है। विरोधियों के प्रतिरोधवादी दाव पेचों को परास्त करने के लिए क्या मेरे पास ऐसी आशा का आधार था? इस संबंध में मैं सदन के अंदर प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए केवल 3 कथनों का ही संदर्भ ग्रहण करना चाहूँगा। 28 नवंबर 1949 को प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में यानी हिंदू संहिता के लिए सरकार वचनबद्ध हो रही है, इससे अधिक और क्या हो। इसके साथ ही यह चालू किया जा रहा है। सरकार उसके साथ ही कार्यवाही करेगी। यह इस सदन के द्वारा मामले को मान लेने के लिए है, परंतु यदि एक सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाती है और सदन उसे अस्वीकृत कर देता है और सदन सरकार को अस्वीकृत कर देता है, सरकार चली जाती है तथा उसके स्थान पर दूसरी सरकार आ जाती है। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि महत्वपूर्ण मामलों में से एक है जिस पर सरकार का महत्व देती है और जिस पर सरकार का सत्ता में रहना या गिर जाना निर्भर करता है। पुनः 19 दिसंबर 1949 को प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं सदन को थोड़ा सा भी यह नहीं सोचने देना चाहता हूं कि हम सोचते हैं कि हिंदू संहिता विधेयक का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम इसे बहुत महत्व देते हैं और जैसा मैंने कहा था कि इसको किसी विशिष्ट धारा अथवा अन्य किसी कारण से नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में इस विशाल समस्या के मूलभूत अभिगमन के कारण हम इस देश में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। वह यात्रा की एक मंजिल थी और ऐसी ही अन्य आर्थिक, सामाजिक व अन्य मंजिलें हैं और यदि समाज को उन्नति करनी है तो सभी मोर्चों पर ऐसी संयुक्त उन्नति अवश्य ही होनी चाहिए। 26 सितंबर 1951 को प्रधानमंत्री ने कहा था, इस मामले पर कार्यवाही करने की सरकार की इच्छा की सदन में पुष्टि करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। जहां तक संभव होगा हम इस पर कार्यवाही कर सकते हैं और जहां तक हमारा संबंध है हम इस विषय को अगला अवसर मिलने तक स्थगित करते हैं। मैं आशा करता हूं कि अगला अवसर इसी संसद में ही मिलेगा। स्वयं ही प्रस्तावित किया। यह कथन प्रधानमंत्री की विधेयक को स्थगित करने की घोषणा करने के पश्चात का था। प्रधानमंत्री के इन निर्णयों पर किसने विश्वास नहीं किया होगा। यदि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर है तो यह निश्चित तौर पर मेरी गलती नहीं है। कैबिनेट से मेरा निष्कासन इस देश के किसी भी व्यक्ति के लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता है, परंतु मुझे स्वयं के प्रति निष्ठावान होना ही चाहिए, जो कि मैं केवल निष्कासित होकर ही बन सकता हूँ। ऐसा करने से पूर्व में अपने सहयोगियों का उनकी सहृदयता और शालीनता के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जो उन्होंने संसद में मेरे सदस्य बने रहने के दौरान दर्शाई थी। अभी मैं संसद की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दे रहा हूँ। मैं संसद के सदस्यों को भी मेरे प्रति अत्यधिक उदारता दर्शाने के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ। यानी बाबा साहब ने संसद की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दिया था, केवल अपने मंत्री पद से, जो कानून मंत्री के पद पर थे वे, उससे उन्होंने त्यागपत्र दिया था। यह खत है 10 अक्टूबर 1951 का। तो आज हमने बाबा साहब ने जो त्यागपत्र दिया था उसके बारे में मैंने आपको पूरा पत्र पढ़कर सुनाया।
साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा साहब द्वारा लिखित साहित्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं छोटे छोटे कंटेंट के रूप में। यदि आपको मेरा यह प्रयास ठीक लग रहा है तो कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पर मैं जो भी बाबा साहब द्वारा लिखित रचना अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ उसे देखिए। तो आप थोड़ा देखते रहेंगे तो आप बाबा साहब के साहित्यों से अपडेट होते रहेंगे, परिचित होते रहेंगे। जय भीम।